नमस्कार। आज पहला वंश है, आज का पहला वंश है यौधेय वंश। ठीक, हमने लास्ट में कुडिंद राजवंश पढ़ा था, कुडिंद के बाद शक राजवंश पढ़ा था और शकों के बाद पढ़ा था कुषाण राजवंश। ठीक, आज है यौधेय राजवंश। यौधेय राजवंश के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी के स्रोत, ठीक है, जानकारी के स्रोत हैं हमारे पास दो स्रोत हैं। एक तो जौनसार बाबर क्षेत्र हो गया और एक कालोडांडा हो गया। यहाँ से जौनसार यहाँ से यौधेय राजवंश की कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, उन मुद्राओं से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? यौधेय राजवंश के बारे में। और क्या जानकारी प्राप्त होती है कि सबसे पहला पॉइंट कि यौधेयों ने युद्ध किया था कुषाणों के साथ और कुषाणों को युद्ध में क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक है। दूसरा, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण सीलवर्मन ने कराया था। ठीक है, जो जौनसार बाबर क्षेत्र है वहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है बाढ़ वाला। ठीक है, देहरादून में पड़ता है बाढ़ वाला। बाढ़ वाला में एक यज्ञ वेदिका उत्खनन का कार्य किया गया था, तो वहाँ पे एक यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है। ठीक है, उस यज्ञ वेदिका का निर्माण जो है किसने कराया था? सीलवर्मन ने कराया था। और सीलवर्मन किस वंश का राजा हो गया? यौधेय वंश का सबसे प्रतापी राजा, क्योंकि इसी के बारे में यौधेयों में एकमात्र राजा जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है वो कौन है? सीलवर्मन। ठीक है, सीलवर्मन के बारे में बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका से जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका किसने बनाई थी? सीलवर्मन ने बनाई थी। ठीक है, जिसने कि वो यज्ञ वेदिका माने एक हवन कुंड टाइप का बनाया था। उस हवन कुंड को बनाने का उद्देश्य क्या था? अश्वमेघ यज्ञ करना। ठीक है, इसलिए वह सबसे प्रतापी राजा जो राजा प्रतापी होता है उसके बारे में नंबर एक तो हमें जानकारी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी, उसकी मुद्राएं, उसके लेख सबसे ज़्यादा प्राप्त होंगे। दूसरा, प्रतापी कहने का ये भी कारण है कि यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ भी किया। अश्वमेघ यज्ञ वही राजा करेगा संभवतः जो सबसे ज़्यादा क्या होगा? शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा। ठीक है, अगला है ईंटों के लेख भी प्राप्त हुए हैं। यौधेय वंश के हमारे राज्य में यौधेय वंश के कुछ ईंटों के लेख भी प्राप्त हुए हैं, जो कि नैनीताल व देहरादून से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नैनीताल व देहरादून से ईंटों के लेख भी प्राप्त हुए हैं, यानी ईंटें प्राप्त हुई हैं, उन ईंटों पे कुछ लिखा गया है जो कि किस राजवंश से रिलेटेड हैं? यौधेय वंश से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगला, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का जो उत्खनन किया गया था या बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका जो मिली थी 1952 से 54 के बीच मिली थी। यहाँ पे कुछ ईंटें मिली थी, ईंटों से बनी होगी यज्ञ वेदिका। और या ठीक है, कब मिली थी? 1952 से 54 के बीच, संभवतः 1953 में, 52 या 53 में। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जगत नाम का एक व्यक्ति था, उसका फार्म बन रहा था, वहाँ पे खुदाई का कार्य चल रहा था। और जब खुदाई का कार्य चल रहा था तो खुदाई में ही क्या मिली? नीचे से कुछ ईंटें निकल कर आ गई थी। ठीक है, वो ईंटें किस वंश से रिलेटेड थी? यौधेय वंश से। ठीक है, वो ईंटें किस पे लगी होंगी? यज्ञ हवन कुंड पे लगी होंगी, यज्ञ वेदिका पे लगी होंगी। ठीक है, फिर बाद में वहाँ पे पुरातत्व विभाग ने उत्खनन किया तो फिर से वह ईंटें प्राप्त हुई थी। कब से कब तक? 1952 से 54 तक। ठीक है, अगला, द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के भी किस राजवंश के हैं? यौधेय राजवंश के हैं। ठीक है, द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के भी यौधेय राजवंश के हैं। ठीक है, द्वि माने दो लेख और त्रि माने 3 लेख। ठीक है, जिनमें 2 लेख लिखे गए हैं, 3 लेख लिखे गए हैं, वो सिक्के किस राजवंश के हैं? यौधेय राजवंश के ही प्राप्त हुए हैं। ठीक, अगला, इनके अधिष्ठाता देव जो हैं वो भगवान कार्तिकेय हैं। अधिष्ठाता देव माने जिनकी पूजा करते हैं, जिनके प्रति इनकी श्रद्धा है, आस्था है, वो कौन है? भगवान कार्तिकेय। ठीक है, भगवान कार्तिकेय के प्रति इनकी विशेष आस्था, विशेष श्रद्धा थी, या वो इनके पूजनीय थे। ठीक, तो यौधेय वंश के पूजनीय कौन हो गए? भगवान कार्तिकेय हो गए। ठीक है, तो एक बार फिर से यौधेय वंश के बारे में मुख्य पॉइंट यह है कि मुद्राएं इनकी जौनसार बाबर और कालोडांडा से प्राप्त हुई है। कुषाणों को इन्होंने हरा दिया था, कुषाणों को दुर्गम क्षेत्रों में भगा दिया जहाँ पहले से ही कौन रह रहे थे? शक रह रहे थे। ठीक है, और कुडिंद लोग रह रहे थे। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? सीलवर्मन, सबसे प्रतापी राजा था, जिसने कि कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेघ यज्ञ। यानी कि सीलवर्मन किस वंश का राजा हो गया? यौधेय वंश का राजा हो गया। ईंटों के लेख मिले हैं इनके, इस वंश के ईंटों के लेख मिले हैं। कहाँ से? नैनीताल और देहरादून से। देहरादून के बाढ़ वाला में 1952 से 54 के बीच उत्खनन का कार्य किया गया, जहाँ से ईंटें मिली हैं। किस वंश की हैं वो ईंटें? इसी यौधेय वंश की हैं। ठीक है, द्वि व त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के भी किस राजवंश के हैं? इसी यौधेय वंश के हैं। इनके अधिष्ठाता देव कौन थे? कार्तिकेय थे। ठीक है, तो ये सिंपल से इनके कुछ पॉइंट हैं, ज़्यादा बड़े इनके बारे में जानकारियाँ हैं नहीं। अब ईंटों से हम इनकी इस वंश की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मुद्रा से हम इस वंश की जानकारी प्राप्त करते हैं। संभवतः जानकारी केवल एक आइडिया के आधार पर होगी और वो जानकारी क्या होगी? कम भी होगी। ठीक है, अगला राजवंश है गोबिसाण का मित्र वंश। ठीक है, गोबिसाण का मित्र वंश अगला राजवंश है। ठीक,
गोबिषाण प्राचीन नाम है काशीपुर का, ठीक है। काशीपुर क्षेत्र यानी तराई क्षेत्र में पड़ता है, उसका प्राचीन नाम क्या हो गया? गोबिषाण, ठीक है। गोबिषाण से भी एक वंश की जानकारी प्राप्त होती है। गोबिषाण से ईंट प्राप्त हुए, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है, और यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है, जो कि हमें मित्र वंश के बारे में जानकारी देते हैं। संभवतः कोई लिखित रूप में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जो कि हम इनका इतिहास बड़े लंबे चौड़ा लिख सकें। केवल ये ईंट लेख हो गया, इस प्रकार के लेख यहाँ से मिले हैं, तो इतिहास लिखने में कठिनाई है, तो इसलिए ज़्यादा पॉइंट इनके नहीं होंगे, ठीक है। पृथ्वी मित्र व माव मित्र के ईंटों के लेख यहाँ से मिले हैं। सबसे पहले तो किस वंश के लेख गोबिषाण से मिले हैं? किस वंश के लेख मिले हैं? मित्र वंश के लेख गोबिषाण से मिले हैं, ठीक है। दूसरा, उस मित्र वंश के किन राजाओं के लेख मिले हैं? उन जो लेख मिले हैं, ईंट लेख मिले हैं, उन पर 2 राजाओं का नाम लिखा गया है। एक पृथ्वी मित्र हो गया और एक कौन हो गया? माव मित्र हो गया, ठीक है। 2 राजाओं के नाम मिले हैं यहाँ से। और फिर फाइनली जो है जो ये गोबिषाण का मित्र वंश है, इसका विलय गुप्त वंश में हो गया, ठीक है। यानी कि ये फिर गुप्तों के अधीन हो गए, ठीक है। गुप्तों ने इन पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ये हुआ गोबिषाण में चलने वाला मित्र वंश। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मित्र वंश का क्षेत्र कौन सा था, तो गोबिषाण काशीपुर वाला क्षेत्र था। मित्र वंश के कौन से जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? ईंटों के लेख से प्राप्त होती है। और मित्र वंश के राजा कौन थे? पृथ्वी मित्र और माव मित्र 2 राजा हुआ करते थे, ठीक है। अगला राजवंश है छगलेश राजवंश, ठीक है। छगलेश राजवंश की जो जानकारी हमें मिलती है वो लाखा मंडल से मिलती है। लाखा मंडल कहाँ पड़ता है? ये देहरादून में पड़ता है, ठीक है। लाखा मंडल कहाँ पड़ता है? देहरादून, ठीक है। लाखा मंडल, लाखों मंदिर जहाँ पे हैं, लाखों मंदिरों का समूह लाखा मंडल, वहाँ से छगलेश वंश की जानकारी मिलती है। इसका मतलब कि जो लाखा मंडल किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर, ठीक है। यमुना नदी का जो क्षेत्र रहा होगा वही क्षेत्र छगलेश वंश का रहा होगा, ठीक है। तो अगला है, एक तो लाखा मंडल से इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। छगलेश वंश की कुछ लेख यहाँ पे मिले हैं इनके, ठीक है। यमुना प्रदेश के आसपास का क्षेत्र जो है वो भी किसका रहा होगा? छगलेश वंश का क्षेत्र रहा होगा, क्योंकि जो लाखा मंडल से अगर इनकी जानकारी मिली है, यानी कि लाखा मंडल में भी ये लोग शासन करते होंगे। लाखा मंडल किस नदी के तट पर हो गया? यमुना नदी के तट पर हो गया, ठीक है। अगला है, लाखा मंडल लेख से 7 छगलेश वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, ठीक है। 7 शासकों की जानकारी मिलती है जो कि छगलेश वंश से रिलेटेड हैं। लाखा मंडल लेख से कितने शासकों की जानकारी मिलती है? 7 शासकों की, ठीक है। अगला, जिनमें पहला राजा का नाम मिलता है नरपति जयदास, ठीक है। 7 राजा जो छगलेश वंश के यहाँ पे मिलते हैं, उनमें पहला राजा का नाम मिलता है नरपति जयदास, और अंतिम राजा का नाम मिलता है नामकछत्र, ठीक है। नामकछत्र अंतिम राजा का नाम मिलता है, और पहले राजा का नाम क्या मिलता है? नरपति जयदास, ठीक है। तो छगलेश वंश के कितने शासकों की जानकारी? पहले तो छगलेश वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? लाखा मंडल से प्राप्त होती है, ठीक है। लाखा मंडल लेख से कौन से क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, किस नदी के क्षेत्र में ये रहा करते थे? जाहिर सी बात है कि लाखा मंडल का क्षेत्र यमुना नदी के तट पर, तो यमुना प्रदेश इन्हीं का हुआ करता था, छगलेश वंश वालों का, ठीक है। लाखा मंडल लेख से कितने शासकों की जानकारी मिलती है? छगलेश वंश की 7 शासकों की जानकारी मिलती है। पहला शासक का नाम क्या था? छगलेश वंश के पहले शासक का नाम क्या था? नरपति जयदास, और अंतिम शासक का नाम क्या था? नामकछत्र, ठीक है। अगला राजवंश है इसमें सिंहपुर या यदुराज राजवंश, ठीक है। अगला राजवंश है सिंहपुर या यदुराज राजवंश है, ठीक है। सिंहपुर या यदुराज राजवंश के बारे में भी जो जानकारी मिलती है वो लाखा मंडल अभिलेख से मिलती है। लाखा मंडल में एक मंदिर मिलेगा आपको, कैलाश मंदिर, जो कि राजकुमारी ईश्वरा ने बनाया था, ठीक है। उस कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लाखा मंडल में। लाखा मंडल में बहुत से मंदिर हैं, उन बहुत से मंदिरों में से एक मंदिर है कैलाश मंदिर, ठीक है। उस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजकुमारी ईश्वरा ने कराया था, जो कि यदुवंश की रानी हुआ करती थी, ठीक है। और ईश्वरा के लाखा मंडल लेख से ही, यानी कि जो कैलाश मंदिर है वहीं पर इसका लेख रखा हुआ है ईश्वरा का, उस लेख से ही सिंहपुर या यदुराज राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इस लेख में, ईश्वरा के लेख में, ठीक है, ईश्वरा के लेख में कितने शासकों का वर्णन मिलता है? देखो, छगलेश शासकों का तो 7 शासक वो भी लाखा मंडल से ही मिलते हैं, लेकिन वो छगलेश वंश के हैं। यदुराज वंश के शासकों का वर्णन ईश्वरा के लेख से मिलता है। कितने शासकों का नाम मिलता है? 12 शासकों का, ठीक है। अब लाखा मंडल लेख से कितने शासकों का वर्णन मिलता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। छगलेश वंश के कितने शासकों का नाम मिलता है, या यदुराज वंश के कितने? छगलेश वंश के 7 शासक हो गए, यदुराज वंश के कितने शासक हो गए? 12 शासक। और यदुराज वंश के बारे में जानकारी देने वाला लेख किसका हो गया? ईश्वरा का लेख हो गया, ठीक है।
अगला है सिंहपुर की यदुराज वंश का संस्थापक जो था वो सेन वर्मन था। कौन था? सेन वर्मन। ठीक है। और सबसे प्रतापी राजा कौन था इस वंश का? भास्कर वर्मन था। ठीक है। छगले यदुराज वंश का सबसे सिंहपुर किसका प्राचीन नाम हो गया? इसी इलाका मंडल क्षेत्र का प्राचीन नाम सिंहपुर भी हो गया। ठीक है। सिंहपुर के जो यदुराज वंश है, यदुराज वंश की राजधानी तो सिंहपुर हो गई। ठीक है। और इनका प्रतापी राजा कौन हो गया? भास्कर वर्मन हो गया। ठीक है। संस्थापक कौन हो गया? सेन वर्मन हो गया। ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, किसके बारे में जानकारी हो गई? सिंहपुर या यदुराज राजवंश के बारे में। ठीक है। एक बार फिर देख लेंगे इसे कि यदुराज वंश के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? ईश्वरा का अभिलेख कहाँ पे प्राप्त हुआ है? लाखा मंडल में। कौन से मंदिर से? कैलाश मंदिर से प्राप्त हुआ है। उस लेख में कितने राजाओं का नाम मिलता है? 12 राजाओं का नाम मिलता है। और इस यदुराज वंश का संस्थापक का नाम क्या मिलता है उसमें? सेन वर्मन। और यदुराज वंश की राजधानी कहाँ थी? सिंहपुर। सिंहपुर माने लाखा मंडल ही हो गया। और सबसे प्रतापी राजा कौन हो गया इनका? भास्कर वर्मन हो गया। ठीक है। उसके बाद अगला राज्य हो गया कृतपुर राज्य। कौन सा राज्य हो गया? कृतपुर राज्य। ठीक है। कृतपुर राज्य के संस्थापक जो थे वो कुड़िंद ही थे। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट आता है उत्तराखंड में इतिहास में कि अभी तुमने देखा होगा कि यौधेय वंश उनको हरा रहे थे, कुषाणु को हरा रहे थे, कुषाणु ने शकु को हराया, शकु ने कुड़िंद को हराया था। कुड़िंद लोग दुर्गम भूटांतिक क्षेत्रों में जा बसे थे। मैंने आपसे कहा था कि वो लोग बार बार ट्राई कर रहे थे अपने क्षेत्रों को पाने का। ठीक है। कुड़िंद लोग भी कर रहे थे, शक लोग भी कर रहे थे। अगर वो हारे भी हैं तो कभी ना कभी इंतजार कर रहे हैं और बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने उस क्षेत्र को दोबारा प्राप्त कर सकें। इसलिए वो कोशिश करते रहे और शताब्दियों बाद जो है वो उत्तराखंड पर कब्जा करने में या उत्तराखंड पर राज्य स्थापित करने में सफल हुए। और एक नए राज्य के नाम से वही कुड़िंद लोग एक नए राज्य के नाम से नए राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है। उस नए राज्य का नाम होता है कृतपुर राज्य। अब कृतपुर वाले कौन है? वही कुड़िंद लोग हैं जिन्होंने अपना नया राज्य बना दिया। ठीक है। ये बाद में फिर से पुनः अपनी सत्ता को प्राप्त करने में सफल हुए। ठीक है। तो कृतपुर राज्य के संस्थापक कुड़िंद ही थे। कौन थे? कुड़िंद ही थे, जो कि गुप्तु के सामंत हुआ करते थे। यानी कि ये गुप्तु को टैक्स दिया करते थे, गुप्तु के अधीन हुआ करते थे। ठीक है। और इधर भी जो ये गोविषाण का मित्र वंश है ये भी किसके अधीन हुआ करता था? गुप्तु के ही अधीन हुआ करता था। ठीक है। और कृतपुर राज्य भी किसके अधीन हुआ करता था? गुप्तु के अधीन ही हुआ करता था। ठीक है। इनकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी। कृतपुर वालों की राजधानी कहाँ हो गई? कार्तिकेयपुर हो गई। तो कृतपुर राज्य ये चल रहा है कहाँ से चल रहा है? कार्तिकेयपुर से। तो इसी कार्तिकेयपुर में कृतपुर के बाद ये एक नए राजवंश की स्थापना करेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना करेंगे। ठीक है। कृतपुर वालों की राजधानी कहाँ है? कार्तिकेयपुर। अभी हमारा एक नया वंश आएगा, इनके बाद जब ये सारे वंश खत्म हो जाएंगे इनके बाद एक नया राजवंश आएगा, कार्तिकेयपुर राजवंश या कतूरी राजवंस। संभवतः उसके संस्थापक यही लोग हैं। कौन है? कृतपुर वाले आगे आएंगे वो। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो कुड़िंद लोग और कृतपुर वाले लोग आपस में क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। ठीक है। अगला है नागवंश। कृतपुर राज्य के बाद जो अगला राजवंश आता है उसका नाम है नाग राजवंश। ठीक है। कृतपुर के कुड़िंदों को नागों ने हराया था। अब इनको किसने हराया? नागों ने हरा दिया था। ठीक है। कृतपुर वालों को किसने हरा दिया? कृतपुर वाले बड़ी मुश्किल से अपनी गद्दी पाने में सफल रहे, पुनः अपने राज्य को पाने में सफल रहे थे, लेकिन उनको नागों ने पुनः यहाँ से क्या कर दिया था? खदेड़ दिया। और उत्तराखंड की धरती पर किसका अधिकार हो गया था? नागों का अधिकार हो गया था। ठीक है। नागों के प्रमुख राजा कौन हुए? नागों के बहुत सारे राजाओं का नाम यहाँ पे मिलता है, जिनमें कि बिशु नाग हो गया, स्कंद नाग हो गया, गो नाग हो गया, अंशु नाग हो गया, गणपति नाग हो गया, गणेश्वर नाग हो गया। ठीक है। ये बहुत सारे नाग राजाओं के नाम उत्तराखंड में मिलते हैं। ठीक है। नागवंश की जानकारी के लिए हमारे पास एक तो त्रिशूल लेक हो गए। ठीक है। बाड़ाहाट का त्रिशूल लेक हो गया, गोपेश्वर का त्रिशूल लेक हो गया। और इसके अलावा जो नागवंश के हमारे पास मंदिर हमारे राज्य में हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ नागों का क्या रहा होगा? शासन। नागों का मतलब ये नहीं कि कोई नाग या सांप शासन करते थे, नागों को मानने वाले। ठीक है। नागों की पूजा करने वाले या जिनके अधिष्ठाता नाग थे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सूर्यवंशी है तो इसका मतलब कि सूर्य से उसका जन्म नहीं हुआ है। ठीक है। सूर्य को मानने वाले लोग हैं, उसको हम सूर्य नहीं कह सकते कि सूर्य जैसा है चमकदार है, सूर्यवंशी है वो। ये नागवंशी लोग हुए। ठीक है। नाग ऐसा नहीं है कि सांप शासन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। नागवंशी लोग हैं ये। ठीक। नागवंश वालों ने क्या किया? कृतपुर के कुड़िंदों को युद्ध में क्या कर दिया? हरा दिया। और इसके बाद इन राजाओं ने शासन किया। बिशु नाग, स्कंद नाग, गो नाग, अंशु नाग, गणपति नाग, गणेश्वर नाग। ठीक है। इन सब ने शासन किया। और इसकी
इसकी पुष्टि कहाँ से होती है कि नागों के शासन की पुष्टि कहाँ से होती है? एक तो चंपावत में नागनाथ मंदिर है, ठीक है, नागनाथ का मंदिर है या नाग मंदिर है, जिसका निर्माण 1563 में बालो कल्याण चंद ने किया था, ठीक है। अब वहाँ पे नाग वंश के अवशेष होंगे, वहाँ मंदिर जो बना दिया गया, नाग मंदिर जो बना दिया गया वो किसके द्वारा बना दिया गया? बालो कल्याण चंद के द्वारा। कब बनाया गया? चंपावत के नाग मंदिर का निर्माण 1563 में, जो कि नागों के निवास की पुष्टि करता है। मतलब कि अब आप कहोगे कि निर्माण तो चंद्र राजवंश ने कराया है, तो ये तो चंद्र नहीं, वहाँ के जो अवशेष होंगे, वहाँ पे जो चीज़ें होंगी, मंदिर किसी न किसी चीज़ पे बनाया गया होगा, वो अवशेष जो होंगे, वो चीज़ें जो होंगी वो नागवंश से रिलेटेड होंगे। मंदिर बेशक किसने बनाया है? बालो कल्याण चंद ने बनाया है, ठीक है। अगला, नागवंश की लिपि जो थी वो शंख लिपि थी, ठीक है। नागवंश के जो अभिलेख मिलते हैं, त्रिशूल अभिलेख, वो किस लेख में लिखे गए हैं? शंख लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। अगला, गोपेश्वर का त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिलते हैं? 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है वो भी नागवंश से रिलेटेड है, और बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख है वो भी नागवंश से रिलेटेड है। बाड़ाहाट माने उत्तरकाशी, ठीक है। तो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। इसके अलावा बेरी नाग में भी नाग का मंदिर हो गया, बेरी नाग पिथौरागढ़ में नाग मंदिर हो गया, और सेम मुखेम टिहरी में भी नागराज का मंदिर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया नागवंश के बारे में कुछ मुख्य चीज़ें। नागवंश के बारे में क्या है कि नागों ने कृतपुर के कुड़िंदों को हरा दिया था, यानी कृतपुर वालों को हरा दिया था। कुछ नाग राजाओं ने महत्वपूर्ण शासन किया। नागवंश के बारे में हमें जानकारी देने के लिए 2 अभिलेख हैं हमारे पास, एक बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख है, और क्या है? एक गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम मिलते हैं? 4। इसके अलावा कुछ मंदिर भी हैं जो नागों के निवास की पुष्टि करते हैं। उन मंदिरों में चंपावत का नागनाथ मंदिर हो गया, जिसका निर्माण 1563 में बालो कल्याण चंद ने कराया था। इसके अलावा बेरीनाग का मंदिर हो गया, नागराजा सेमुखेम का मंदिर हो गया टिहरी में, बेरीनाग कहाँ हो गया? पिथौरागढ़ में। अगला राजवंश है गुप्त राजवंश, ठीक है, गुप्त काल। गुप्त काल में के जो राजा थे, श्रीगुप्त उनके संस्थापक, चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त उनका वास्तविक संस्थापक था गुप्त वंश का, ठीक है। लेकिन गुप्त काल में क्या गुप्तों ने उत्तराखंड पर भी शासन किया था? बात यह है, ठीक है। हाँ, गुप्तों ने उत्तराखंड पर शासन किया था। इसका प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि उत्तराखंड पर 2 गुप्त राजा, एक तो समुद्रगुप्त हो गया और एक कौन हो गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि जो ये कृतपुर वाले थे, ये क्या करते थे? गुप्तों को टैक्स दिया करते थे, गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, ठीक है। और किसको टैक्स दिया करते थे? समुद्रगुप्त को टैक्स दिया करते थे। तो इससे ये प्रमाणित होता है जब ये टैक्स दे रहे हैं तो क्षेत्र किसका रहा होगा? गुप्तों का रहा होगा। यहाँ पे राज ये लोग कर रहे होंगे, ठीक है। तो कृतपुर के शासक जो है समुद्रगुप्त को टैक्स दिया करते थे, कर दिया करते थे, और समुद्रगुप्त को प्रसन्न रखा करते थे, ठीक है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के 2 ऐसे राजा हैं जिन्होंने उत्तराखंड क्षेत्र पर क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। और कृतपुर वाले इनको कर दिया करते थे। कौन सा राजवंश उत्तराखंड में गुप्तों के सामंत था, गुप्तों का सामंत था या गुप्तों के अधीन था, ठीक है? वो कृतपुर राज्य था, ठीक है। अगला है मौखरी राजवंश। गुप्तों के बाद अगला जो राजवंश आएगा वो आएगा मौखरी, ठीक है, गुप्त राजवंश के बाद, ठीक। तो यहाँ बात चलती है, फाइनल जो बात चलती है, ये तो समकालीन हो गए, कृतपुर वाले भी समकालीन हो गए, गुप्त काल भी समकालीन हो गए, या आपस में समकालीन हो गए। कृतपुर वालों को किसने हराया था? नागों ने हराया था, ठीक है। और ये तो समकालीन हो गई है, ठीक। तो नागों के बाद जो अगला राजवंश आता है वह आता है मौखरी राजवंश। कौन सा राजवंश आता है? मौखरी राजवंश आता है, ठीक है। मौखरी राजवंश ने क्या किया था? नागों को यहाँ से युद्ध में हरा दिया था और नागों को भगा दिया था, ठीक है। नागों को भगाने वाले कौन हुए? मौखरी राजवंश वाले हुए, ठीक है। ये क्रम भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले पुलिंद हुए, शक हुए, कुषाण हुए, यौधेय हुए, ठीक है, कृतपुर वाले हुए, तो उसके बाद नाग हुए, मौखरी हुए, ठीक है। तो ये क्रम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक। मौखरियों ने किसको हराया था? नागों को हरा दिया था, ठीक है। और मौखरी लोग कहाँ शासन किया करते थे? कन्नौज में। इनका जो मुख्य राजा था वो था ग्रहवर्मा, ठीक है, सबसे प्रतापी राजा और अंतिम राजा भी था। तो कन्नौज में ग्रहवर्मा की जो शादी हुई थी वो हुई थी हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री से हुई थी, ठीक है। राज्यश्री से ग्रहवर्मा का विवाह हुआ था, लेकिन फाइनली ग्रहवर्मा की हत्या जो है मालवा का राजा देवगुप्त कर देता है, ठीक है। जब हत्या करता है तो उसके बाद जो है हर्षवर्धन अपनी उसकी जो बहन राज्यश्री थी वो अकेली पड़ जाती है कन्नौज में, तो हर्षवर्धन स्वयं उसका शासन देखता है, ठीक है। जब ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है, पहले तो मौखरी वाले किसको हरा देते हैं? नागों को, फिर खुद शासन करते हैं, लेकिन फाइनली ग्रहवर्मा की हत्या जब हो जाती है तो ग्रहवर्मा की हत्या के बाद राज्यश्री का जो भाई होता है वो यहाँ की गद्दी को प्राप्त करता
है वो राजश्री से कहता है कि मैं शासन देख लूंगा, राजश्री उससे कहती है तुम शासन देख लो, ठीक है। तो कन्नौज का राजा बन जाता है कौन? हर्षवर्धन, ठीक है। तो मौखरियों के बारे में कुछ पॉइंट हैं कि नागू को हराया, इनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी मौखरियों की, यानी कन्नौज के राजा कौन हुआ करते थे? मौखरी हुआ करते थे। और सबसे प्रतापी राजा, अंतिम राजा भी यही थे, कौन? ग्रहवर्मा। और उसके बाद किसका शासन हो गया कन्नौज पर? हर्षवर्धन का शासन हो गया, ठीक है। हर्षवर्धन ने तब हमारा शुरू होता है गुप्त काल के बाद उत्तर गुप्त काल, यानी हर्षवर्धन का काल, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में हर्षवर्धन ने उत्तराखंड क्षेत्र पर भी, जब मौखरियों ने उत्तराखंड क्षेत्र पर अधिकार किया है, नागू को यहाँ से हराया है, तो जब मौखरी का क्षेत्र हर्षवर्धन ले लिया है तो हर्षवर्धन ने भी उत्तराखंड क्षेत्र पर क्या किया था? अधिकार किया था। हर्षवर्धन हरिद्वार भी आया, हर्षवर्धन काशीपुर भी आया, ठीक है। उसके साथ 634 ईस्वी में कौन आया था? हुएनसांग भी आया था, ठीक है। हर्ष के साथ उत्तराखंड की यात्रा पर चीनी यात्री हुएनसांग 634 ईस्वी में कहाँ आया था? उत्तराखंड आया था, ठीक है। और हर्ष के समय उत्तराखंड में किस धर्म का प्रभुत्व चल रहा था? बौद्ध धर्म का प्रभुत्व चल रहा था। उत्तराखंड में हर्ष के समय बौद्ध धर्म का प्रभुत्व चल रहा था, ठीक है। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में बहुत सारे राज्य हो गए, जितने, जब हर्ष की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, उसके बाद वो, जब तक हर्ष था तब तक तो उसने एक पूरे एक क्षेत्र में, ठीक है, एकीकरण किया हुआ था। उत्तराखंड पूरा एक था। लेकिन क्या हुआ कि जब हर्ष की मृत्यु हो गई तो छोटे छोटे राजा जो थे उन्होंने सब ने अपना अपना क्षेत्र बना लिया। उत्तराखंड में कई राज्य स्थापित हो गए, ठीक है। छोटे छोटे राजा होते, जहाँ से उनको शासन करना शुरू लगता वहीं पे अपना अपना शासन करना शुरू कर देते। तो इस प्रकार उत्तराखंड का विभाजन कई क्षेत्रों में हो गया, कई गढ़ और कई किले यहाँ पे बन गए थे, ठीक है। जो जो राजा होते थे वो अपने किले बना लेते थे। किले इसलिए बना देते अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्योंकि उनके पास सैन्य शक्ति इतनी ज़्यादा थी नहीं, सब आपस में बटे हुए थे, कोई उधर को टूटा, कोई अलग राज्य बना रखा, वो अलग राज्य, एक उत्तराखंड था ही नहीं। तो उन्होंने गढ़ और किलों का निर्माण कर लिया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। और हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय में क्या हुआ था कि 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से बहुत छोटे छोटे राज्य बने थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही राज्यों का नाम मिलता है। वो 3 राज्य हैं, शत्रुघ्न राज्य, गोविशाण राज्य और ब्रह्मपुर राज्य। ये हर्षवर्धन के बाद यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। 3 राज्य जो है ये खुद को स्वतंत्र किए हुए थे, ठीक है। तो हम कल को पढ़ेंगे ब्रह्मपुर, गोविशाण और इसके बारे में, शत्रुघ्न राज्य के बारे में हम कल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी ये, इसके लिए शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं, ठीक।